हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका आज के क्लास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा डे 4 जो नीट 30 डेज क्रैश कोर्स है। इसका डे 4 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड प्रॉपरली आपको स्क्रीन विजिबल है? कन्फर्म इन द चैट बॉक्स एवरीवन सो दैट वी कैन स्टार्ट स्मूथली। सभी मुझे रिप्लाई कर दीजिए एक बार चैट बॉक्स में कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को। यस, ओके, ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसा कि मैं आपको सभी क्लासेस में बताता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड कर लेंगे तो हमारा एग्जाम ऑटोमेटिकली वेरी इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच है वो मैं आपको बताता रहूँगा क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की थ्योरी। उसके बाद हम देखेंगे इनके पीवाईक्यूज। हम नीट के पीवाईक्यूज डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें मेनली हम पढ़ेंगे जो बॉन्डिंग हमारी होती है, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, एटम क्या है, एटम के बारे में सारी बेसिक बेसिक बातें हैं। मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, जो मेनली हमारे टॉपिक्स रहेंगे, जहां से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, वो है वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। ठीक है, इससे पहले लुईस सिम्बल्स, फॉर्मल चार्ज, वो छोटी छोटी बातें हम देखेंगे, बट जो जहां से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं वो है वेस्पर थ्योरी। मैं आपको दिखाऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस। उसके अलावा हमारी VBT, ये बॉन्डिंग की थ्योरीज हैं। उसके अलावा हमारी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास और सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए थ्योरी की, फिर हम देखेंगे PYQs। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रेस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो ये रहा आपका एग्जाम एनालिसिस। नीट एग्जाम में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं 2018 से 2024 की बात करूं, इस चैप्टर से अराउंड 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वेटेज जिनकी रही है 4.2%। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर साल पूछे ही जा रहे हैं। ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है। जैसे 2024 में लास्ट ईयर हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स, वेस्पर थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनसे क्वेश्चन आया है। टॉपिक आप देख सकते हैं जैसे डाइपोल मूवमेंट, रेजोनेंस, मॉलिक्यूलर शेप और ज्योमेट्री, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफिकल्टी, एवरेज और इजी, तीनों टाइप के पूछे गए हैं। 2023 में आप देख सकते हैं लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड पैरामीटर्स और MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑक्टेट रूल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऑक्टेट रूल, बॉन्ड के बारे में बात हुई है, और एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं इजी। 2022 में वेस्पर थ्योरी से देखो, वेस्पर से क्वेश्चन आ ही आ रहा है। एंड हाइब्रिडाइजेशन, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछा गया। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज है वो भी। 2021 में वेस्पर थ्योरी, VBT से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से एक क्वेश्चन आया, इजी था वो भी। 2020 में बॉन्ड पैरामीटर्स, MOT से क्वेश्चन पूछे गए। डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड ऑर्डर टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए, इजी एवरेज। 2019 में भी क्वेश्चन पूछे गए और 18 में भी क्वेश्चन पूछे गए, आप देख सकते हैं इजी और एवरेज टाइप। बट ये क्वेश्चन इजी और एवरेज है या नहीं, वो हम रेलेवेंसी देखेंगे हमारे जब हम नीट PYQs डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार थ्योरी सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और उससे डिस्कस कर लेते हैं। सभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और यही एडवाइस दूंगा, आप अपनी नोटबुक्स के साथ भी रेडी रहिए, ताकि अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करते रहिए। जहां भी मैं इंपॉर्टेंट लिखूं उन टॉपिक्स पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। उसके अलावा आपको जब मैं नीट PYQs डिस्कस करूँ तो वो आपको सॉल्व करने हैं, एंड लास्ट में आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। ओके, तो अपने डाउट्स भी हैंडी रखिएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स जो होल्ड करता है किसको, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हो चाहे आयंस हो एक साथ इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, उसे हम एक केमिकल बॉन्ड का नाम दे देते हैं। एंड दिस प्रोसेस में होता क्या है, डिक्रीज इन एनर्जी। देखो, जब भी केमिस्ट्री के केस में डिक्रीज इन एनर्जी होगी उसका मतलब है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज इसके लिए रखी गई।
उन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे जो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1916 में जो कोसेल एंड लुईस थे, उन्होंने क्या किया, कुछ लॉजिकल टाइप की एक्सप्लेनेशन दी। उससे पहले हम ऐसे ही समझते थे, लॉजिकल टाइप की एक्सप्लेनेशन दी ऑफ वैलेंसी विच वाज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस में आप देखेंगे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, इंस्टेड ऑफ हीलियम। हीलियम के केस में डुप्लेट कंप्लीट है। एंड गेव इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसे हम ऑक्टेट रूल भी कह देते हैं। मतलब अब उन्होंने क्या एक थ्योरी दी, उन्होंने कहा कोसेल एंड लुईस ने कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि वो स्टेबल हों। और स्टेबल कैसे होंगे, जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि उनका कॉन्फ़िगरेशन भी इनर्ट गैस जैसा हो। इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस। कोसेल ने क्या किया, कोसेल फर्स्ट इंसाइट इनटू द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, मतलब आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड प्रोसेस को समझा। टू अटेन द अटेनमेंट ऑफ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय रेस्पेक्टिव आयंस। जैसे मान लीजिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटॉमिक नंबर 11 के साथ 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ से काफ़ी सारी थ्योरीज आई, बट उसके बाद ये समझे कि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब लास्ट सेल में कौन है, थर्ड सेल, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करेगा और एन पॉजिटिव बना लेगा, जिसे हम कटायन कहेंगे। सिमिलरली कोई अनायन ले लेते हैं, सपोज करिए हमने ले लिया Cl। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 एटॉमिक नंबर के साथ होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, मतलब लास्ट में आता है 3s2 3p5। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम वैलेंस शेल कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, इंपॉर्टेंट बातें। अब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास 3s2 3p6 हो जाता है, मतलब लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 8, इसका ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट। और यही सभी एलिमेंट्स चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। सभी एलिमेंट्स क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। हम भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। तो स्टेबल होना चाहते हैं सभी एलिमेंट्स में भी वही है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो Cl नेगेटिव बन गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक अट्रैक्शन आ गई इनके बीच में। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से अटैच होंगे और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा आयनिक बॉन्ड का, और एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा NaCl। इस टाइप से पहले उन्होंने इस टाइप की बॉन्ड्स पे और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स पे ध्यान दिया, उसके बाद कोवलेंट की तरफ चले और कोऑर्डिनेट भी देखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन द आयंस, वो है इनका स्टेबिलिटी का कारण। द इम्पोर्टेंट बात कि लुईस ने क्या कहा, दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। जब वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू लिंक हो जाते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो या कोवलेंट बॉन्ड हो, वो डिपेंड करता है कि वो शेयरिंग कर रहे हैं या वो ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। वो डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फॉर्मेशन में जो मॉलिक्यूल का कोई फॉर्मेशन होगा, चाहे H2 बने, Cl2 बने, Br2 बने, या फिर आपका HCl बने, HBr बने, या फिर आपका NaCl बने, Na2SO4 बने, KMnO4 बने, K2Cr2O7 बने, एटसेट्रा एनीथिंग। क्या हो रहा है, ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, और उन्हीं को हम कहते थे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लुईस सिंबल समझ लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है। लुईस ने क्या कहा कि सिंबल्स, पहले तो सभी सिंबल्स यूज किए गए। जैसे मान लीजिए बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करेंगे, 1 2 3 4 5। बट लुईस ने कहा हम सिर्फ यूज करेंगे आउटर मोस्ट, क्योंकि जो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में वो तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करेंगे और इसको बोल देंगे लुईस डॉट सिंबल। तो कुछ सिंबल्स आप देख सकते हैं, नोटेशंस को जो रिप्रेजेंट किया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इन एन एटम आर कॉल्ड लुईस सिंबल। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे लिथियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के में 2, बोरोन के में 3 है, कार्बन के में 4 है, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7 और नियोन के 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये देख सकते हैं, एक डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं लुईस डॉट सिंबल्स। तो पहले आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए किसी मॉलिक्यूल का, उसके बाद आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। फॉर्मल चार्ज एग्जैक्टली इंडिविजुअली एटम पर क्या चार्ज प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए वो हमें बताता है। उसने गेन करे इलेक्ट्रॉन, उसने लूज करे इलेक्ट्रॉन, तो द डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड इन स्ट्रक्चर्स को हम कह देते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इज देयर एनी डाउट एनीवन? अगर कोई भी आपको डाउट है तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप सभी अपने
डाउट्स को हैंडी रखिए और सेशन के लास्ट में हम डाउट्स को डिस्कस करेंगे। ओके ओके, एंड अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स एज वेल, सो दैट मैं उसे देख सकूं। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, जिसमें क्या होता है कंबाइनिंग एटम्स हो सकते हैं आइडेंटिकल हो या डिफरेंट हो। आप किसी के लिए भी H2 के लिए, Cl2 के लिए, Br2 के लिए, HCl के लिए, HBr के लिए, Na2SO4 या NaCl, NaBr एटसेट्रा। कुछ कंडीशंस है उसके लिए कि ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। अब अगर आपका आयनिक बॉन्ड है तो उसके लिए हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए कर रहे हैं? जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कैसी शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है आयनिक बॉन्ड और शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से। ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर्ड पेयर और द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आप यहाँ पर समझ सकते हैं जैसे Cl2 मॉलिक्यूल, Cl और Cl के बीच में बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कौन सी शेयरिंग हुई? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक बॉन्ड में होंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का। तो Cl इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने और इसने मिलकर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये हो गए इनके शेयर्ड पेयर। इसको बोलेंगे शेयर्ड पेयर, बन गया बॉन्ड। तो ये हमारे जो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो ये शो कर दिए गए हैं Cl पे। और इस तरीके से सर्कल, अगर इस सर्कल को आप देखें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस सर्कल को देखें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप ऐसे समझ सकते हैं जब जिसको जरूरत है वो उसका यूज कर रहा है। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक कार ली। मान लीजिए इस पार्टनर को कहीं पर जाना है तो वो ले गया कार, किसी दूसरे पार्टनर को जाना है तो वो ले गया कार। तो जिसको जब जरूरत है वो उसका यूज कर रहा है। तो ये हो गया हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इनका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। म्यूचुअल मतलब दोनों साइड, बोथ साइडेड शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब है कि यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस टाइप से। ठीक है। अगर सिंगल साइडेड शेयरिंग बोलूं तो सिंगल साइडेड में क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के हो जाएंगे। बट म्यूचुअल में एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का। तो ये हमारा बन गया Cl2 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से आप H2 समझ सकते हो, इसी तरीके से HCl डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एटम समझ सकते हो। आई होप ये छोटी छोटी बातें जो आपको क्लियर होती होगी। कोवलेंट बॉन्ड देख लेते हैं एक बार। ये बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। व्हेन टू एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दे आर जॉइंट। जैसे मान लीजिए सोडियम का सिंबल, मैंने अभी एक आयनिक बॉन्ड वाला एग्जांपल देता हूँ। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na पर डॉट। और Cl का सिंबल क्या होता है? ये। बट क्या होता है यहाँ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बनाया Na पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और बनाया Cl नेगेटिव। एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तब हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पर क्या होता है कोवलेंट में? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन टू इलेक्ट्रॉन शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, जब दो एटम्स क्या करते हैं, ए और बी ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, कैसे? उस पेयर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, तब इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वहीं पर अगर दो पेयर शेयर हो जाते हैं तो डबल बॉन्ड, और अगर 3 पेयर शेयर हो जाते हैं तो हम कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हमें एक प्रोवाइड करते हैं एक पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। कुछ लुईस रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की, फिर हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल जैसे H2, ये उसकी लुईस रिप्रेजेंटेशन हो गई। H2 के केस में यहाँ पर देखेंगे आप, दोनों H2 का डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ठीक है, वो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहते हैं। ये चीज़ हमें क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। अब समझिए नेक्स्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं O2 का। O2 के आप सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँ, इस सर्कल में काउंट कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और दूसरे सर्कल को भी ड्रॉ करने पे उसमें भी कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये H2 हो गया, ये O2 हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये O3 का आप देख सकते हैं, ये O3 का लुईस रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये NF3 हो गया, ये CO3 2 नेगेटिव हो गया। इस तरीके से ये HNO3 हो गया। द इम्पोर्टेंट थिंग, किस तरीके से हमें लुईस स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस है तो नेट चार्ज जो रहेगा पजेस्ड बाय द आयन एज अ होल एंड नॉट बाय पर्टिकुलर एटम। जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेट चार्ज आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, न्यूट्रल हो गया इसलिए। हाउएवर अगर फिजिबल है, एक फॉर्मल चार्ज हम असाइन कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा? इंडिविजुअली, ध्यान रखना, इंडिविजुअल एटम पर जो चार्ज रहता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से समझते हैं। फॉर्मल चार्ज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे?
इट कैन बी डिफाइंड, एक सिंपल वर्ड में मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें होता क्या है, फॉर्मल चार्ज में इंडिविजुअल एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसे हम फॉर्मल चार्ज रहेंगे। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम, जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन एन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या आ जाता है, किसी भी एटम पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर के अंदर। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट और टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, जिनको हम बोलेंगे लॉन पेयर्स, जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट में से माइनस करना है, और साथ में माइनस करना है हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हाफ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि बॉन्डिंग होने के बाद जो शेयरिंग वाली बॉन्डिंग है, जो म्यूचुअल शेयरिंग वाली बॉन्डिंग है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे एटम का है, बट इसका तो अगर मैं ए एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ तो जो लॉन पेयर्स हैं वो खुद इसके ही हैं, बट जो इसके बॉन्ड पेयर्स हैं उनमें से पेयर में से एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका। इसलिए अगर 4 बॉन्ड, मैं कहूँ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो उनमें से 4 पेयर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके कितने 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, इसलिए यहाँ हाफ यूज़ किया गया। एक एग्जाम्पल से मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ओजोन मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा आपका O3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैंने अपने समझने के लिए इनको नंबरिंग दे दी 1 2 3। आप किसी को भी 1, किसी को भी 2, किसी को भी 3 दे सकते हैं। ये ऑक्सीजन एटम है, सारे आइडेंटिकल होते हैं जो कि। अब आप देख सकते हैं ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 लॉन पेयर तो सेकंड पर है, एक ये और एक ये, 3 लॉन पेयर प्रेजेंट है थर्ड ऑक्सीजन पर, और एक लॉन पेयर प्रेजेंट है फर्स्ट पर। अब क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग प्रेजेंट है, तो क्या इन पर कोई चार्ज पॉसिबल है, वो देखते हैं फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं चाहूँ द एटम्स हैव बीन नंबर्ड एज 1 2 3, अगर मैं चाहूँ फर्स्ट पर कैलकुलेट करना, मान लीजिए 1 वाले पर, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p4। इसका मतलब 2p4 सेकेंड शेल जो कि वैलेंस शेल है, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में प्रेजेंट है 6। ठीक है, तो 6 ले लिए, माइनस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स कितने प्रेजेंट हैं 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं लॉन पेयर में 2, माइनस हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 बॉन्ड पेयर है तो टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना आ गया ये 3, 3 और 2 5, कितना आया +1 चार्ज आ गया 1 पे। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं देखूं सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन एटम है जिसको 1 मार्क किया गया है, तो 6 - 2 -1/2 इंटू 6 +1 आ जाता है। वहीं पर अगर आप सेकंड वाले मार्क जो किया गया है उस पर क्या देखेंगे, तो 6 - 4, 4 क्यों 2 लॉन पेयर हैं, माइनस हाफ इंटू 4 कितना आ गया 0 चार्ज। और थर्ड वाले पर उसी तरीके से कैलकुलेशन करने पर आ जाता है -1 चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर को आप कैसे दिखा सकते हो विद फॉर्मूला चार्ज, इंडिविजुअल एटम पर चार्ज है, इस पे आया +1 और इस पे आया -1, ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था और ये हमारा 3। इजी। इस तरीके से आप किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसके किसी भी इंडिविजुअल एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं। ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इसमें प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव आयन को कटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को अनायन। पॉजिटिव आयन बनता है कैसे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड ईदर बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूट्रल एटम, बनेंगे न्यूट्रल से ही। चाहे अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो नेगेटिव आयन अनायन बन जाएगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो पॉजिटिव आयन कटायन बन जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस इजीली होना चाहिए, और उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन लॉस करा रहे हैं तो उसे हम बोल देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। एम गैस से हमने क्या किया, एम पॉजिटिव गैसियस बनाया प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमें गैसियस एटम लेना है ताकि उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी रहे। वहीं पर अगर गेन करना है तो एक्स लिया गैसियस एटम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्स नेगेटिव गैसेस बन गया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस टाइम पे गेन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है टू एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम में, उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
वहीं पर अगर M पॉजिटिव गैसेस प्लस X नेगेटिव गैसेस हुआ तो क्या बन जाएगा, MX सॉलिड। क्या बन जाएगा, MX सॉलिड। गैसियस फॉर्म आ गई, फिर उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा। और ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया है AIPMT 2000 में। जो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस होती है वो हो सकती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मैंने आपको बताया। जबकि आयनाइजेशन जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी। आयनाइजेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड ही करने पड़ते हैं। आयनाइजेशन करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड ही करने पड़ते हैं। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हमें देखो आयनाइजेशन करना है तो आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमें लूज कराना है, तो हमें उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कंपाउंड जो फॉर्म होता है बाय आयनिक बॉन्ड्स उसे हम कह देते हैं आयनिक कंपाउंड। मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हैव कैटायंस ड्राइव फ्रॉम मेटेलिक एलिमेंट। जनरली मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। एंड अनायन जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स से, क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव और उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो आयनिक कंपाउंड्स इन द क्रिस्टलाइन स्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरली 3D अरेंजमेंट्स ऑफ कैटायंस एंड एनायन। जैसे सबका स्ट्रक्चर होता है जो भी सॉलिड आयन, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर है, CaCl2 का स्ट्रक्चर है, इन सब का स्ट्रक्चर होता है। एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलम्बिक इंटरेक्शंस एनर्जीज। कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वालिटेटिव मेजर अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो कैसे प्रोवाइड की जाती है, इज प्रोवाइडेड बाय द एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। और लैटिस फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कह देते हैं, लैटिस एनर्जी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन 1994 में AIPMT में पूछा गया था। मोर इज द लैटिस एंथैल्पी मोर इज द स्टेबिलिटी। मैंने कहा ना, जितनी एनर्जी कम होती रहेगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब लैटिस एंथैल्पी क्या है, लैटिस एंथैल्पी का मतलब है लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड। कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू द गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड किसमें, इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी ना, या मैं कहूँ जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी रिक्वायर होगी, वही क्या उतना मतलब मॉलिक्यूल का स्टेबल है भाई, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ना ब्रेक डाउन होने के लिए। अब बॉन्ड लेंथ से समझ लेते हैं कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स को। AIPMT पहले जो नीट था वो AIPMT के लिए था, AIPMT के नाम से था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अब उसको नीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ से क्या समझ रहे हो, किसी भी बॉन्ड की लेंथ। मान लीजिए A और B के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। मैं आप सभी से यही कहूँगा, जो भी डाउट्स पॉसिबल होंगे मैं चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करते रहिए, वो मैं साथ साथ क्लियर करता रहूँगा। बट अगर कुछ भी डाउट्स आपके रह जाते हैं, आप हैंडी रहिए, लास्ट में हम उन्हें क्लियर करेंगे। A और B के बीच में मान लीजिए कोई बॉन्ड है, तो मैं क्या कहूँगा, जो इसके बॉन्ड की लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ हो गई। तो बॉन्ड लेंथ हम कैसे बताएंगे, अब एटम्स तो बहुत छोटे हैं ना, वी कांट सी विद आवर नेकेड आइज एज वेल। बहुत छोटे एटम्स है, बहुत स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, उनके न्यूक्लियस देखेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस देखा और वो उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। रेडियस निकालने तो हाफ कर देंगे। सभी चीजें हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, उसे हम कहेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ। ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर्स कंट्रीब्यूट्स टू बॉन्ड लेंथ। ये कैसे मेजर करेगा, इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस फॉर बॉन्डेड एटम्स एंड वैन डर वाल रेडियस जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन 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 ऐसे पड़े हुए हैं, जैसे हीलियम 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 ऐसे पड़े हुए हैं। तो हीलियम का मॉलिक्यूल है, या हीलियम से समझते हैं और बेटर समझोगे, हीलियम किसी से इंटरेक्शन नहीं करता क्योंकि इनर्ट गैस है। अब क्या होगा, हीलियम का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हीलियम है, ये तीसरा हीलियम है। अब होगा कि इनके बीच में जो जितने क्लोज पॉसिबल हो सकते हैं, जितने क्लोज ये आ सकते हैं उतने आएंगे, और उस रेडियस को मेजर करेंगे, उसे हम कह देंगे वैन डर वाल रेडियस। तो पहले समझते हैं कोवेलेंट रेडियस। RC से शो करता हूँ, R4 रेडियस, C4 कोवेलेंट। क्या है ये, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। अगर मैं वैन डर वाल की बात करूँ तो R वैन डर वाल इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स। मैं दोनों को एक ही डायग्राम में शो करूंगा। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई एटम है A, ये दूसरा एटम A, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका न्यूक्लियस। तो इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, वो हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस। सेम इनको मैंने इस फॉर्म में दिखाया। अब आप यहाँ से ये न्यूक्लियस मैंने क्या किया, इनके बीच का डिस्टेंस देखा, वो आया 198 पिकोमीटर। ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो Cl2 मॉलिक्यूल के लिया है डेटा के अकॉर्डिंग। ये आया हमारा 198 पिकोमीटर।
198 को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो हमारा 99 पिकोमीटर Cl एटम की कोवलेंट रेडियस है, ठीक है। वहीं पर अगर ये Cl2 हो गया एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया Cl2 का, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होगा, वैंडरवॉल। तो वैंडरवॉल इंटरेक्शंस की वजह से जितने पॉसिबल होंगे उतने क्लोज आएंगे। फिर मैंने इसका न्यूक्लियस लिया, मैं इस कलर से शो कर रहा हूँ ऑरेंज से, ये न्यूक्लियस लिया, इनके बीच का डिस्टेंस मेजर किया, वो आया 360 पिकोमीटर, और उसको मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया, तो 180 जो पिकोमीटर है वो हमारी वैंडरवॉल रेडियस है। आप देख सकते हैं अप्रोक्स कोवलेंट से डबल है। तो कोवलेंट एंड वैंडरवॉल रेडियाई जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल में शो कर रहे हैं, इनर सर्कल्स उनके टू द साइज ऑफ द क्लोरीन एटम, जो वैंडरवॉल है वो RVDW और जो कोवलेंट है वो RC से शो करी गई। बॉन्ड एंगल देख लेते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल बन गया उसके बीच में बॉन्ड आ चुके हैं तो कुछ ना कुछ एंगल पे तो वो होंगे। तो देखिए बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। मान लीजिए N आपने लिया, तो NS3 में आप हाइब्रिड, आपने NS3 मॉलिक्यूल लिया और NS3 में आपने हाइब्रिडाइजेशन देखी sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का जो एंगल है, जिस तरीके से वो अलाइन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो उस एंगल को हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड एंगल। किसके अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड इन ए मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बॉन्ड एंथैल्पी समझ लेते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड की एनर्जी, या तो आप ऐसे समझ लो बॉन्ड को बनते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, या वो बॉन्ड कितना मजबूत है उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी कह देते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कितना, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन ए गैसियस स्टेट, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी दे देते हैं। इसीलिए मैंने इसको यूनिट दी है किलोजूल पर मोल, इतने किलोजूल एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। हाँ, मैं ये उनके कनेक्ट में डाल देता हूँ उनकी नॉलेज में कि डाउट सेशन में आपको ज्वाइन कर लें। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जितना ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उसको तोड़ने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में अगर बात करूँ तो हमें एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी देखनी होती है। मान लीजिए डिफरेंट बॉन्ड्स हैं तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, जैसे मान लीजिए CH4 की बात करें तो CH4 के केस में पहले चारों की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सम करनी है और 4 से डिवाइड कर देनी है, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड यूज किया जाता है। मीन या फिर एवरेज। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर समझिए ध्यान से, बॉन्ड जो बनते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो डबल बॉन्ड। उसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। 2 बॉन्ड्स तो 2 बॉन्ड ऑर्डर, 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 3 बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मतलब पहले एक लाइन है ऐसे समझिए, तो इसको तोड़ना थोड़ा ईजी होगा, जब 2 हो गई तो और मुश्किल, 3 हो गई तो और मुश्किल। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी देनी है वो उसका अमाउंट भी इंक्रीज होगा, बट बॉन्ड लेंथ घटेगी क्योंकि मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग उनके बीच में स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं तीनों बॉन्ड पैरामीटर्स, ये याद रखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई एग्जांपल, हाँ बहुत सारे एग्जांपल हैं। मान लीजिए आपने H लिया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आप He पॉजिटिव लेते हो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आप Li2 पॉजिटिव ले लेते हो 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एग्जांपल इस तरीके से आप बना सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है, जैसे F2 इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और O2 2 नेगेटिव इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रेजोनेंस एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं आपको शो करूंगा। देखिए नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं, जैसे CO3 2 नेगेटिव हो गया, SO4 2 नेगेटिव हो गया, और भी बहुत सारे आयंस हैं, उनको हम एक ही स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत अच्छे से आप बेंजीन से समझोगे, बेंजीन, इसको हम एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए अब हुआ क्या, मैं अगर इसके बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट कर दूं, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 5 6, तो हमने क्या देख रहे हैं कि C1 C2 के बीच में डबल बॉन्ड है, C2 C3 के बीच में सिंगल, 3 और 4 के बीच में डबल, 4 5 सिंगल, 5 6 डबल। हमें ये पता है कि सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, उससे कम डबल होती है और उससे भी कम ट्रिपल होती है। तो होना ही चाहिए था, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ x है तो ये y है,
तो y ज़्यादा होना चाहिए था x से, मतलब सिंगल वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए थी डबल से। बट जब हमने इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा, दूसरी कैनोनिकल फॉर्म देखी, तो वो कुछ हमें क्या मिली कि ये डीलोकलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब ये बॉन्ड लेंथ x थी और ये y थी। अब ये होना चाहिए कि y छोटा होना चाहिए और x बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। x इक्विवेलेंट टू y, x और y एकदम इक्वल थे। एक्सरे एनालिसिस से ये पता लगा, एक्सरे स्टडीज से ये पता लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो है रेजोनेंस। तो इनकी सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक लुईस स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते जब किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्यूरेटली। तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस की हमें जरूरत पड़ती है ऑन द सेम स्केलेटल स्ट्रक्चर, बस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। दीज टुगेदर प्रेजेंट ए मॉलिक्यूल और आयन, और इस फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं, रेजोनेंस। जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और कैनोनिकल फॉर्म्स जिन्हें हम बोल रहे हैं, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ओजोन से समझिए, बेंजीन मैंने बताया, ओजोन देखिए। ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर होनी चाहिए और 121 होनी चाहिए डबल बॉन्ड की। बट जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और ये डबल बॉन्ड इधर गया और यहाँ क्या रह गया, सिंगल, तो क्या हुआ, ये 121, ये 148। बट एग्जैक्टली हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है, दोनों की बॉन्ड लेंथ किसी भी 1 2 3 किसी भी ऑक्सीजन एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ चेक कर लीजिए, 1 2 या 1 3 के बीच की, आपको दोनों सेम मिलेंगी। कितनी, 128 पिकोमीटर। उसका कारण क्या है कि तीनों जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड करैक्टर है उनके पास। तो इस तरीके से आप रेजोनेंस आप देख सकते हैं, रेजोनेंस इन द O3 मॉलिक्यूल। जो 1 और 2 है वो तो कैनोनिकल फॉर्म है, वो इमेजिनरी फॉर्म है। एग्जैक्टली जो लाई करता है वो है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलरिटी का मतलब जहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन डेवलप हो जाए। अब पॉजिटिव नेगेटिव साइन डेवलप हो रहे हैं वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड्स है वो हो सकते हैं पोलर हो सकते हैं नॉन पोलर हो। अगर आप उन्हें पोलर कह रहे हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन टू एटम्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो वो पोलर नहीं है। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम्स जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप H और H देखें तो ये नॉन पोलर है, बट अगर HCl देखें तो ये पोलर है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी, जिसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड मतलब Q ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर डिस्टेंस डी है तो Q इंटू डी, डिवाई इसकी यूनिट बोल देंगे। तो डाइपोल मूवमेंट कैसे डिफाइन की जाती है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की, वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, और पीछे इस तरीके कट का साइन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जहां पर डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, मतलब वो मॉलिक्यूल डेफिनेटली म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, और वो मॉलिक्यूल डेफिनेटली पोलर है। और जहां पर डाइपोल मूवमेंट जीरो है वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, नॉन पोलर। जहां पे नॉन जीरो है वो आपका पोलर है। तो डाइपोल मूवमेंट यूजली इस ग्रीक लेटर से डेजिनेट की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है मैथमेटिकली। म्यू इज इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, अगर आर है तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट की जो यूनिट होती है वो डिवाई यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। 1 डिवाई इज इक्वल टू होता है 3.33564 इंटू 10⁻13 कूलाम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखना है, कूलाम मीटर है। इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.33 इन 564 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर, वेयर सी कैपिटल सी बनाना है, स्मॉल सी नहीं बनाना है। C4 कूलाम, ये सेंटीमीटर हो जाएगा अगर स्मॉल सी बना दिया तो, और M4 मीटर। डाइपोल मूवमेंट को हम कैसे एरो करते हैं, क्रॉस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। क्रॉस इज ऑन पॉजिटिव एंड, जो ये रहेगा ये पॉजिटिव की साइड रहेगा और ये नेगेटिव की साइड। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये पॉजिटिव बन ही रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये HF का मॉलिक्यूल है जहाँ पर इधर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इधर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, H से, जिस वजह से जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका पॉली एटॉमिक। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो डाइपोल मूवमेंट के लिए हम वेक्टर सम देखते हैं ऑफ द डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड। यहाँ से भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है, और कितनी बार आया हुआ आप ईयर देख सकते हो, 2024 में भी, 20 में भी, 19 में भी, AIPMT 6 में भी, 2006 में, 2006 और 1989 89 में। समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। वेक्टर सम से देखना है, मैं आपको बताऊंगा वेक्टर सम से
हमें कैलकुलेशन तो नहीं करनी, बट हाँ ये पता रहना चाहिए कि हाँ डाइपोल मोमेंट आएगी या नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, आपने देखा कि H2O के मॉलिक्यूल में इधर आया पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर आया पार्शियल नेगेटिव, फिर दूसरे H पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव एक और आ गया, 2 डेल्टा नेगेटिव कर देते, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन शो कर दी और ऊपर भी। अब हो क्या रहा है, एक रिजल्टेंट आएगा, तो वेक्टर सम के थ्रू हम क्या देखेंगे कि ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होगी। जीरो नहीं हो रही, कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, तो बॉन्ड डाइपोल ये देख सकते हैं, ये बॉन्ड डाइपोल है और ये मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट है, जिसे हम डाइपोल मूवमेंट कहेंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है। बॉन्ड का डाइपोल जो होता है वो एक बॉन्ड के लिए देखा जाता है, जो ये है, ये बॉन्ड डाइपोल है, और पूरे मॉलिक्यूल के लिए हम क्या देखेंगे, डाइपोल मूवमेंट। तो नेट डाइपोल मूवमेंट अगर वैल्यू की बात करूँ तो म्यू इक्वल टू 1.85 डी आता है। एक दो वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाता है कि क्या डाइपोल मूवमेंट आएगी या नहीं आएगी। अगर वैल्यूज भी वो देते हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, हाँ इसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी क्योंकि कोई भी कैंसिलेशन पार्ट नहीं है या किसी में कैंसिल पार्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट H2O में आएगी, मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं है, पोलर है, और डाइपोल मूवमेंट है 1.85 डी, डी इज डिबाई। ये आप देख सकते हैं और भी मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल मूवमेंट, जैसे बॉन्ड डाइपोल तो है, अगर वो पूछे बॉन्ड डाइपोल वो तो है, बट अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल देखें तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और एग्जैक्टली इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बॉन्ड डाइपोल्स इन BeF2 आप देख सकते हैं, बट म्यू इसका जीरो हो जाएगा। म्यू क्या हो जाएगा, टोटल डाइपोल मोमेंट इन BeF2 क्या आएगा, जीरो। म्यू इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, कैंसिल हो गए दोनों पार्ट। तो डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ BeF2 जीरो। अगर CO2 कहें तो CO2 में पूछा जाता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो पोलर है, बट डाइपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि वही इक्वल एंड अपोजिट, लीनियर स्ट्रक्चर एकदम। BF3 देख लीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, होगा क्या, B और F में से F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसकी इधर, इसकी ऊपर, इसकी इधर। अब इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट राइट वालों का आएगा इधर। अब ये इक्वल एंड अपोजिट आ गया, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट क्या हो गई, जीरो। अब ये नहीं सोचना है यहाँ पे दो का रिजल्टेंट आ रहा है, क्या सोचना है कि दो का रिजल्टेंट, बट सारी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ तो नहीं आएगी। जब आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे कॉस थीटा वाले से, तो म्यू की वैल्यू जो आएगी वो इसी के इक्वल आती है, जिस वजह से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये BF3 मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे बॉन्ड डाइपोल और टोटल डाइपोल मोमेंट जो मैंने दोनों शो करें। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि BF3 में जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। और भी मॉलिक्यूल्स, अगर NH3 और NF3, यहाँ से क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। NH3 और NF3 में आप देख सकते हैं कहा गया है कि दोनों की ज्योमेट्री NH3 और NF3 की सेम है, शेप भी सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स भी सेम है। किसी का रेज हैंड था, आप अपना डाउट चैट बॉक्स में पुट कर दीजिए। अभी मैंने किसी का रेज हैंड देखा, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। आपके डाउट्स मैं सेशन के एंड में 10 मिनट पहले डिस्कस करेंगे। क्रिस्टीना, हाँ जी आपका डाउट है, इधर यू कैन स्पीक इफ पॉसिबल, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। आई एम सजेस्टिंग यू ड्रॉप योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। एंड आप सभी अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, सो दैट आई कैन सी योर डाउट्स। राजवीर, आई कैन सी योर रेज हैंड, काइंडली ड्रॉप योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स एवरीवन। तो BF3 की डाइपोल मोमेंट तो जीरो। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझिए ध्यान से। NH3 और NF3 के केस में कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर शेप सेम है, ज्योमेट्री सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ लॉन पेयर सेम है, आप देख भी सकते हैं। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अलग अलग है। देखो NH3 के केस में N और H है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, लॉन पेयर हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम से, ठीक है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट इधर होगी हाइड्रोजन की, इसकी भी और इसकी भी, और नाइट्रोजन और लॉन पेयर की ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव चलना है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, या कहूँ कम या कहूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव चलना है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है तीनों की एक ही तरफ है, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ गया। मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इन NH3 की वैल्यू होती है 4.90 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर या डिबाई। बट NF3 के केस में नाइट्रोजन और फ्लोरीन प्रेजेंट है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, जिस वजह से क्या होगा, लॉन पेयर और नाइट्रोजन के केस में तो बॉन्ड डाइपोल ऊपर की तरफ डायरेक्शन रहेगी, और N और F के केस में डाइपोल की डायरेक्शन बॉन्ड डाइपोल की नीचे की तरफ रहेगी, जिस वजह से रिजल्टेंट इन तीनों का मिलके आएगा यहाँ पर, और वो इसके अपोजिट हो गया। तो कंप्लीट तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कंप्लीट तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बट डाइपोल मोमेंट कम हो चुकी है, कितनी, अराउंड 0.80 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। मतलब NH3 की डाइपोल मोमेंट क्या है,
NH3 की डायपोल मोमेंट ज़्यादा है NF3 से। ऐसा होते हुए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट देखते हैं आप फजान रूल। फजान रूल क्या बताता है, इंपॉर्टेंट बात है ये भी। फजान रूल क्या कहता है, आप ऐसे समझिए, जो आयनिक बॉन्ड्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर होता है। कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली 100% आयनिक नहीं है। तो समझिए, अगर आयनिक बॉन्ड के पास पार्शियल कोवलेंट करेक्टर है, जिसको डिस्कस किया फजान ने कुछ इस तरीके से। कैसे डिस्कस किया कि देखो, आयनिक बॉन्ड बनने में दो चीजें का पार्टिसिपेशन है, कटायन और एक अनायन। अब जितना छोटा कटायन होगा, मतलब उसकी डेंसिटी, उसका पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छे से होल्ड है, मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जितना छोटा कटायन होगा और जितना बड़ा अनायन होगा, उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर। मैं रिपीट करता हूँ, जितना छोटा कटायन होगा और जितना बड़ा अनायन होगा, उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर। यहाँ पर एक प्रोसेस आती है पोलराइजेशन, वो समझेंगे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा कटायन पे और उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर। अगर मान लीजिए सेम साइज और सेम चार्ज है कटायन पर, द वन विद सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, n-1 dn, d1 d2 d3 एटसेट्रा और ns0। इस टाइप के टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर पोलराइजिंग देन द वन विद इन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा पोलराइज होंगे कौन, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। ns2 np6 टिपिकली ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल कटाइंस की बात चल रही है। पोलराइजिंग पावर की बात करें, पोलराइजिंग पावर कटायन के अंदर होगी, पोलराइजेबिलिटी अनायन के अंदर होगी। होगा क्या, एक अनायन रहेगा, एक कटायन उसके पास आएगा, तो अनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब कटायन जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा डिस्टर्ब करेगा किसको, कटायन जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा डिस्टर्ब करेगा इस अनायन को। और अनायन जितना बड़ा होगा, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी एबिलिटी है डिस्टर्ब होने की। तो समझिए ध्यान से, पोलराइज वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्टर्ब को रिप्लेस करके। जो पोलराइजिंग पावर है वो कटायन के अंदर होगी। जितना छोटा कटायन और जितना ज्यादा चार्ज वाला कटायन होगा, उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। जितना बड़ा अनायन और जितना ज्यादा चार्ज वाला अनायन होगा, उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी रहेगी। और इस पूरे फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो जो हमारा क्या है, एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन मतलब पोलराइजेशन, ये डिफाइन करता है, ये क्या डिफाइन करता है, जो डिटरमाइन करता है परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। तो फजान रूल इंपॉर्टेंट है। अब आ जाती है हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का यूज करेंगे। लुईस ने क्या कहा, लुईस ने शेप एंड मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, सो वी कैन स्टार्ट। वेस्पर थ्योरी, देखो जब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखे तो हमने क्या देखा कि कोई भी लुईस ले लीजिए, जैसे सिंपलेस्ट लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, भाई ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो। अब हुआ क्या, लुईस ने कहा सेंट्रल एटम के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। जतिन, आई कैन सी योर रेज हैंड। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना डाउट चैट बॉक्स में पुट कर दीजिए, सो दैट सेशन स्मूथली चलता रहे। एंड अगर आपका डाउट सेशन के एंड वाला होगा तो मैं एंड में कवर कर लूंगा, अदरवाइज मैं अभी आपको आंसर कर दूंगा। ओके, अब समझिए, सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन में तो होता है रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो वेस्पर ने क्या कहा, सिडविक एंड पॉल ने, कि हम जो सेंट्रल एटम है वो अपने अराउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरीके से अरेंज करता है कि वहां पर रिपल्शंस तो मिनिमम हो जाए, एनर्जी मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम आ जाए। तो सिडविक एंड पॉल ने 1940 एक सिंपल थ्योरी प्रपोज करी, बड़ी सिंपल थी बट इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, किसमें, इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। और ये डेवलप करी गई, रीडेवलप्ड या मैं कहूँ रीडिफाइंड करी गई बाय नाइलोम एंड गिल्स्पाई इन 1957। मेन पोस्टुलेट समझ ली, मेन पोस्टुलेट जो मैंने आपको बताया वही है, रिपल्सिव इंटरेक्शंस पर ही काम करना है। ठीक है जतिन, मैं पोलराइजिंग पावर रिपीट कर देता हूँ। पोलराइजिंग पावर क्या है कि ये मान लीजिए Na पॉजिटिव है, ये मान लीजिए Ca2 पॉजिटिव है। तो अगर मैं पूछूं Na पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव में किस पर चार्ज ज़्यादा है, तो आप कहेंगे Ca2 पॉजिटिव पर चार्ज ज़्यादा है। या और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, और Ca के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 एटॉमिक नंबर होता है, 18 इलेक्ट्रॉन।
इसके पास 10 और इसके पास 18। बट अगर मैं पूछूं Na पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव, तो जिस पे जितना चार्ज ज़्यादा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है वो, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। उसके अलावा एक और एग्जांपल लेता हूँ, पोलराइजिंग पावर का। पोलराइजिंग पावर, इसको कैसे याद रखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ कटायन की, चार्ज ऑफ कटायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पीपी लिख देता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कटायन की, साइज ऑफ कटायन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ज़्यादा अच्छे से डिस्टॉर्शन करेगा वो उस अनायन का जो भी उसके रेस्पेक्ट में है, और जितना ज़्यादा साइज होगा उतना कम डिस्टॉर्शन वो कर पाएगा, मतलब उतनी कम पोलराइजिंग पावर होगी। आई होप आपको जतिन ये पोलराइजिंग पावर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उस टाइम पे मैं और भी अच्छे से इसको डिस्कस कर लूँ। अब आते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर, जो कि बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो बॉन्ड पेयर्स या लॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में एक दूसरे को रिपेल करते हैं सिंस दियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। ये जो पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ये क्या ऑक्यूपाई करने को, ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करने को जिससे रिपल्शन मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए, एनर्जी मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। वेस्पर मॉडल एप्लीकेबल है टू एनी सच स्ट्रक्चर जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। रिपल्सिव जो इंट्रैक्शंस हैं उनका जो ऑर्डर रहेगा, अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है, देखो यहाँ से 2016 में क्वेश्चन, अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो वहाँ पर ज़्यादा, अगर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है तो वहाँ पर उनसे कम रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होगा। एक टेबल से आप समझिए, देखिए हर ईयर में क्वेश्चन आया, 17, 18, 20, 21, 22, 24, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल को ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल का टाइप, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स, लॉन पेयर, ज्योमेट्री, शेप और एग्जांपल। मैं इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा, बट एक बार ध्यान करिए। AB2, ए है सेंट्रल एटम, बी मतलब बॉन्ड पेयर और ई मतलब लॉन पेयर, बी बॉन्ड पेयर और ई मतलब लॉन पेयर रहेगा, ध्यान रखना। और A4 सेंट्रल एटम, ए क्या है? सेंट्रल एटम, ओके, सेंट्रल एटम। अब अगर मैं कहूँ बी कितने हैं? 2, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, लॉन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? लीनियर। शेप कैसी रहेगी? लीनियर। एग्जांपल BeCl2, मतलब BeCl और Cl, या फिर HgCl2। AB3 कितने बॉन्ड पेयर्स? 3, बॉन्ड पेयर्स 3, लॉन पेयर कितने? 0। शेप कैसी रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब AB3 एकदम ट्राइंगुलर, 120 डिग्री का एंगल होता है। अब ज्योमेट्री और शेप सेम हो गई, ज्योमेट्री और शेप क्या हो गई? सेम, जैसे एग्जांपल BF3। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ज्योमेट्री के टाइम पे आपको लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स दोनों देखने हैं, और शेप के टाइम पे ओनली बॉन्ड पेयर्स, ये थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। AB2E AB3 से डिराइव्ड है, इसमें 2 तो बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, मतलब अब जो रिपल्शन है वो सिमेट्रिकल नहीं रही, अब एक लॉन पेयर भी इंक्लूड हो गया, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर टाइप के रिपल्शन है। तो ज्योमेट्री तो देखो सेम रही, बट शेप हो गई बेंट, जैसे O3 हमने देखा था, O3 हमने देखा था इस तरीके से, जैसे SO2, ठीक है, SO2 और एक लॉन पेयर, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। भाई सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है आपका ऑक्सीजन फैमिली में, तो अगर मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? ग्रुप 16 के मेंबर है, तो NH2NP4, NH2NP4, इसका मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ पर यूज हुआ, एक यहाँ और 2 ये आगे, तो 6 हो गए यूज। नेक्स्ट आता है AB4। AB4 से ये 2 ड्राइव्ड की गई हैं। AB4 में 4 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर। देखो तीनों की ज्योमेट्री सेम रहेगी, टेट्राहेड्रल, बट शेप अलग होती जाएगी। यहाँ पर शेप टेट्राहेड्रल है, एग्जांपल CH4 NH4 पॉजिटिव। AB3E 3 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर, ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल है, बट शेप आपकी ओनली बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल पिरामिडल, NH3 जैसे मैंने ड्रॉ भी करके दिखाई थी, ये आपकी पिरामिडल टाइप की शेप होती है, कौन सी? ट्राइगोनल पिरामिड।
Ab2E2 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, शेप हो गई बेंट, कुछ इस टाइप की हो जाएगी। H2O जैसे आप देख सकते हैं, O H और 2 लोन पेयर इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, 2 क्या आ जाएंगे लोन पेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बताता हूँ, ज्योमेट्री और शेप थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। उसके बाद आता है AB5। AB5 से ये 2 ड्राइव की गई हैं। पहले में 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, TBP टाइप की ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसकी क्या रहेगी ज्योमेट्री, शेप भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और वो रहेगी PCL5 इसका एग्जांपल। AB4E 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, शेप अभी भी वो ज्योमेट्री सेम है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, शेप हो जाएगी सीसो टाइप की झूला होती है ना जो, वो SF4 कैसे समझ सकते हैं आप, ऐसे समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर आता है वो आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर। 2 तरह की पोजीशन होती है, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। ये हो गया ना सीसो टाइप का, इस तरीके से ये एफ आ गया, ये एफ आ गया। उसके बाद AB3E2 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, अभी भी ज्योमेट्री है, शेप टी शेप हो जाएगी CLF3। AB6 से ये 2 ड्राइव है। AB6 होता है 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल शेप, SF6 इसका एग्जांपल हो जाएगा। उसके अलावा AB5E में 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और AB4E2 में 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इनकी ज्योमेट्री सेम रहेंगी, शेप अलग हो जाएंगी। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आया है और हम भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो वेस्पर थ्योरी है हमें ज्योमेट्री बताती है सिंपल मॉलिक्यूल्स की, बट थ्योरेटिकली इट डज नॉट एक्सप्लेन देम, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आई हमारी VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो VBT को इंट्रोड्यूस किया किसने, हिटलर एंड लंदन ने इन 1927 और डेवलप किया गया बाय पॉलिंग एंड अदर्स। इसमें क्या है, 2 एटम अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंट्रैक्शंस वहाँ पे ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 टाइप के अप्रोच यहाँ पे हम बताएंगे। अगर मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस का ज़्यादा रहा रिपल्सिव से तो वो क्लोजर आ जाएंगे, और एक स्टेज आएगी जहाँ पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब बैलेंसेस फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एंड सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एक स्टेज आएगी जहाँ पर सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे रिपल्शन वाले, और एक सिस्टम एक्वायर होगा जहाँ पर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, वहीं पर वो मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा रहे रिपल्सिव से। नाउ एटम्स आर सेड टू बी बॉन्डेड एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, उसको हम कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी फॉर H2, तो H और H के बीच में जो बॉन्ड होता है, तो H गैस प्लस H गैस गिव्स H2 गैस। तो इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो 435.8 किलो जूल पर मोल हुई। इसका मतलब इतनी एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये टेबल आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना था तो वो ले लिया होगा। तो हम कहाँ पर थे, 435.8 किलो जूल पर मोल। ये आप कुछ इस H2 के पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पर y एक्सिस पर एनर्जी रखी गई किलो जूल पर मोल में, और x एक्सिस पर है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। पहले दोनों हाइड्रोजन एटम दूर दूर हैं, फिर क्या हुआ, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, फिर वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होने लगा, कम होने लगा। कम होने लगा तो यहाँ पर एनर्जी मान लीजिए 0 है, तो एनर्जी क्या होगी, कम होने लगेगी। एनर्जी कम होने लगेगी, कम हुई, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो रहा है, एनर्जी भी कम हो रही है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो रहा है, एनर्जी यहाँ पर आके थोड़ी सी डिक्रीज हुई, यहाँ तक तो सेम सी रही, यहाँ पर आके डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई जब वो पास आ गई। उसके बाद और कम हुई और कम हुई और कम हुई, और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आया, आप देख सकते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस द एटम विल कम क्लोजर एंड स्टेज विल रीच्ड, जहाँ पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंसेस फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एंड सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी जब वो पास है सबसे, तो इसी को उसकी बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये है 74 पिकोमीटर H2 के केस में। अगर इससे ज़्यादा उन्हें पास लाते हो तो फिर एनर्जी, अगर आप डिस्टेंस कम कर रहे हो तो एनर्जी वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होने लगेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है किसके लिए, H2 के फॉर्मेशन के लिए। ऐसा आप किसी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मिनिमम इन द कर्व क्या फॉर्म कर रहा है, क्या दिखा रहा है, ये जो मिनिमम पॉइंट है ये दिखा रहा है कि ये है मोस्ट स्टेबल स्टेट H2 की। उसके बाद आता है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, जहाँ से आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड समझेंगे। जब 2 एटम्स क्लोज आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडर को जाते हैं पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन, एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं, और इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। और इससे रिजल्ट होता है हमारा पेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अपोजिट स्पिन होगी। कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, आप ऐसे समझिए आपके जो हैंड्स हैं वो आप फिंगर्स को बस टच रखिए तो इजीली अलग करना है,
अगर थोड़े से और उनको ओवरलैप कर लिया, फिर और बिल्कुल एकदम क्लोजली फिंगर्स को क्रॉस कर लिया, तो क्या होगा? उनको रिमूव करना, उनको हटाना, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। अगर थोड़ा सा टच है तो ये इजीली टूट जाएगा, बट अगर वहीं इतना ज़्यादा टच है तो बहुत मुश्किल से टूटेगा, और भी ज़्यादा है तो और मुश्किल से टूटेगा, लाइक दिस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है शेप, फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। शेप तो एक्सप्लेन करी थी, बट फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये वीबीटी एक्सप्लेन करेगी, वेस्पर नहीं कर पाई थी। इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं। देखिए, सिग्मा बॉन्ड एक बनता है सिग्मा बॉन्ड, जहां पर एस एस, एस पी या पीपी इन तीन से बन सकता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। सिग्मा बॉन्ड बनेगा या तो एस एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, या एस पी, या फिर पीपी। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग यहाँ पर होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड जो बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है, बट पैरेलल वे में। ठीक है, कैसे? जो हमारे क्या होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, वो आपस में ओवरलैप करते हैं, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब साइड वाइज यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। बेसिकली जो स्ट्रेंथ रहेगी वो बॉन्ड की डिपेंड करेगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा के केस में ज़्यादा है। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो ओवरलैपिंग होगी, देखो एस एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा? पीपी से। और उसमें भी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पी एक्स और पी वाई के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, नहीं, पी एक्स और पी एक्स ही पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किससे? पाई बॉन्ड से। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पाई में स्मॉल है। इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, सबसे पहले तो बनेगा देखो सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जो बॉन्ड बनते हैं वो बनेगा पाई बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे बिटवीन टू एटम्स तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म इन द एडिशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगर आपको एक्सप्लेन करनी है ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे CH4 NH3 H2O, तो पॉलिंग ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने कहा था ना, VBT को थोड़ा सा रीडिफाइन किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंट हो, जैसे 2s और 2p की एनर्जी डिफरेंट है, थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट, तो ये इंटरमिक्स हो जाएंगे और नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए S2s का एक और p के तीनों मिक्स हो गए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है और नए 4 ऑर्बिटल्स आ गए। जितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, ताकि उनकी एनर्जी सबकी सेम हो जाए, टू डिस्ट्रीब्यूट दियर एनर्जीज, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वल एनर्जी रहती है, एंड शेप नॉन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मेन फीचर्स देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज इक्विवेलेंट रहेंगे इन एनर्जी एंड शेप, ये चीज ध्यान रखनी है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम इस तरीके से शो करते हैं, एक बड़ी लोब एक छोटी लोब, बड़ी लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रीफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शंस, जिससे क्या होगा? बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड दस ए स्टेबल अरेंजमेंट आएगी। इंपॉर्टेंट कंडीशन सुन लीजिए हाइब्रिडाइजेशन की। यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है कि जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वैलेंस शेल में वही हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं उनकी सेम, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं 2s 4p के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट ही हो तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, कुछ केसेस में फुली फिल्ड भी गए हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन की ये एक टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 d2 sp3। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल s का 1 p का 1, यहाँ पर sp2 में s1 p2, sp3 में s1 p3, sp3d में s1 p3 d1, sp3d2 में 1s 3p 2d और d2 sp3 में 2d 1s 3p। यहाँ पे फर्क ये है, यहाँ पे आउटर d यूज हो रहा है, यहाँ पे इनर d यूज हो रहा है। आप इनकी शेप देख सकते हैं, जो में बॉन्ड एंगल्स देख सकते हैं और इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। 90 डिग्री एक्सेल वाला होता है और 120 इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है वो ये वाली होती है और एक्सेल जो ऊपर नीचे वाले होते हैं। जैसे अगर PCl5 देखो तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सेंट्रल में P, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। जो 3 Cl हैं ये वाले, ये है हमारे कौन से, जो ट्राइंगल वाले प्रेजेंट है ये हमारे इक्वेटोरियल, और जो ऊपर नीचे प्रेजेंट है ये एक्सेल होते हैं।
मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उसके बाद आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको डेवलप किया बाय एफ हुंड एंड आर एस मुलिकन इन 1932 में। इसमें क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स हैं। ये भी हाइब्रिडाइजेशन से अलग है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। बट इसके केस में नए ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री होती है, वो कंबाइन कर जाते हैं। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है, जिसका पास एक ही न्यूक्लिया होता है। बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो पॉलीसेंट्रिक है, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही होंगे जितने कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, जिनमें से एक को हम बॉन्डिंग कहते हैं BMO, और एक को हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हमेशा बॉन्डिंग वर्ड आ गया, मतलब कम एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब ज़्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बहुत सारे न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखने को मिलता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनमें सेम रूल हम फॉलो करेंगे, ऑफ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल या हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। फॉर्मेशन कैसा होता है, यहाँ पे LCAO मेथड यूज होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। LCAO आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, ये दूसरी वेव। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। क्रस्ट के अगर ऊपर क्रस्ट आ गया तो एक नया क्रस्ट बनेगा ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, राइट। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, ये कुछ ऐसे हो गई, तो जो ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। मान लीजिए ये ज़्यादा है, क्रस्ट पॉजिटिव वाला ज़्यादा है नेगेटिव से, तो क्या नई वेव बनेगी, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। इस चीज़ को हमें ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शन हम साई से शो करेंगे, जो रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखते हैं। मैथमेटिकली जो फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, उसे हम डिस्क्राइब करते हैं बाय LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। मान लीजिए साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहा है, साई A प्लस साई B से, या फिर साई A माइनस साई B से। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा और सिग्मा स्टार पॉसिबल होते हैं। अगर साई A प्लस साई B हुआ तो सिग्मा, और साई A माइनस साई B हुआ तो सिग्मा स्टार। स्टार किसके लिए यूज़ किया जाता है, एंटी बॉन्डिंग के लिए। एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी हाई और स्टेबिलिटी कम। तो सिग्मा साई A प्लस साई B बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार साई A माइनस साई B। यहाँ से क्वेश्चन आया है 1990 में AIPMT में। ये कुछ आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। मान लीजिए कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल, साई A जिसका वेव फंक्शन, इसका साई B, कंबाइन करें तो एक बन गया साई A माइनस साई B और एक बन गया साई A प्लस साई B, और एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। ये फिगर है हमारा, आप समझिए सिग्मा और सिग्मा स्टार कैसे शो करे गए हैं। ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाले बॉन्डिंग। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी BMO में क्या रहेगी, इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, बिकॉज ऑफ विच द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी लेस। जबकि एंटी बॉन्डिंग में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकेटेड रहेगी अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई, जिससे न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस जो रिपल्शन जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा कंडीशन समझ लीजिए कौन कंबाइन होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो टेक्स प्लेस करते हैं इफ द फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में था। कंबाइनिंग की जो एटॉमिक ऑर्बिटल उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। बाय कन्वेंशन हम जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस लेते हैं। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, जितना वो कर सकते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको कैसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर देखें तो सिग्मा, पाई, डेल्टा एटसेट्रा शोन करेंगे। सिग्मा सिमेट्रिकल रहेंगे अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, जबकि पाई नॉट सिमेट्रिकल। पाई के केस में क्या होगा, अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लूँ जेड डायरेक्शन में, तो हमें क्या देखा
कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2p-z ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स आल्सो प्रोड्यूस 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 2p-z से और सिग्मा स्टार 2p-z से। अगर पाई देखें तो अगर मैं क्या देखूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो प्रेजेंट होती है, तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नोड होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई। ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियाई। नोड मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आया है आपका पीवाईक्यूज में। देखिए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये ऑर्डर नोट डाउन कर लीजिए सभी। देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, O2F2। इनके केस में सिग्मा नीचे आ जाता है, sp मिक्सिंग वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। उससे ज्यादा पाई 2px पाई 2py दोनों इक्वल, देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूं, तो होता क्या है इसके केस में सिग्मा को ये नीचे की तरफ खींच लेते हैं, पुल कर लेते हैं। बट अगर बाकी सबके लिए देखो लाइक B2, C2, N2, Li2, इनके लिए तो कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक बिल्कुल सेम है दोनों का। यहाँ डिफरेंस आया यहाँ पे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2pi, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं और sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, तो सिग्मा 2pz चला गया ऊपर और यहाँ पर फिर सेम है पूरा। तो यहाँ डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया 1 2 2 1 और ये हो गया 2 1 2 1। ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है दैट द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz ज़्यादा है पाई 2px एंड पाई 2py से। किसके केस में? सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा है पाई 2px एंड पाई 2py से B2, C2, N2 या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले केस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। इसमें क्या होगा, Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे, अगर वो ज़्यादा है Na से, तो बॉन्डिंग मतलब एनर्जी कम और अट्रैक्शन और स्टेबिलिटी ज़्यादा। Na अपोजिट हो जाएगा, तो अगर Nb ज़्यादा है Na से तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। Nb इक्वल टू Na है तो मॉलिक्यूल बन ही नहीं रहा, और Nb अगर कम है Na से तो मॉलिक्यूल वेरी अनस्टेबल है। तो वही मैंने बताया आपको, तो अनस्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो गया तो मॉलिक्यूल नहीं बना है। ये कैसे निकालेंगे? 1/2 द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, मतलब Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला आप ऐसे देख सकते हैं। पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि मॉलिक्यूल है स्टेबल है, नेगेटिव और 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल है। इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज ऑफ 1 2 3 कॉरस्पॉन्ड टू ए सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। बॉन्ड ऑर्डर 1 1.5 2.5 इस तरीके से भी हो सकता है। इट कैन बी टेकन एज एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने लगेगी। मैग्नेटिक नेचर देखें तो अगर सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है W ऑक्यूपाइड है, मतलब पेयर्ड है, तो सब्सटेंस मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होगा। अगर एक भी अनपेयर्ड है, सिंगल ऑक्यूपाइड है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। बॉन्डिंग कुछ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में कुछ इस तरीके से होगी, आप देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखा देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। H2 का सिग्मा 1s2, He2 का सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, Li2 का सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, C2 का आप देख सकते हैं। फिर O2 का देख लेते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ तक तो हो गया। फिर सिग्मा नीचे आ गया, O2F2 के केस में सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, उससे ज़्यादा है पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ये एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, सिग्मा से ज़्यादा पाई 2px2 और पाई 2py2, देन उससे इस तरीके से। बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है और नॉर्मल वाले बॉन्डिंग है, तो Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2 आप कर सकते हैं। और उसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें सारे पेयर्ड हैं, यहाँ भी सारे पेयर्ड हैं, यहाँ भी सारे पेयर्ड हैं। ये मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये डायमैग्नेटिक हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पेयर्ड हैं, डायमैग्नेटिक, बहुत पाई बॉन्ड्स, दोनों ही पाई बॉन्ड है C2 मॉलिक्यूल में, ये ध्यान रखना। यहाँ से ये देखो, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। एक सिग्मा में अनपेयर्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, ऐसे याद रखना O2 के केस। उसके बाद आ जाती है लास्ट कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एक अपना कॉन्सेप्ट है, बट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो शो करेगा वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही शो करेगा। तो इट इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल।
हाइड्रोजन बॉन्ड एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन टू एटम्स विच होल्ड्स वन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड द अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉटेड लाइन से, वाइल ए सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करती है कोवेलेंट बॉन्ड को, ध्यान रखना। उसके अलावा जो मैग्नीट्यूड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिपेंड्स करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड में, और ये मैक्सिमम रहेगा किसमें, इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन द गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम है ये। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा। इंट्रा की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इंटर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब एक ही हाइड्रोजन एटम और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। उसके बाद कुछ टिप्स देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग जो सेंट्रल एटम के हैं प्रेजेंट है, माइनस चार्ज ऑन कटायन प्लस चार्ज ऑन अनायन, मतलब हाफ वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की बात हो रही है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स माइनस सी प्लस ए, ऐसे याद रखना है। उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ एप्लीकेशन है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है, जिस वजह से क्या होगा, वाटर का लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है सभी हाइड्राइड्स में ग्रुप 16 के, फिर भी हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। आइस की लेस डेंसिटी है वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अमाइड्स एसोसिएट एंड हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसी बॉन्डिंग की वजह से। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन इंट्रा की भी हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड से। जैसे एसिडिक करेक्टर नाइट्रोफिनॉल्स का, वो कुछ ये ऑर्डर फॉलो करेगा, पैरा सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन ऑर्थो, और उससे कम मेटा। उसके अलावा एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज सप्रेस्ड बाय चिलेशन। चिलेशन हो जाता है ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन होना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसी वजह से ज़्यादा वॉलेटाइल है, स्टीम वॉलेटाइल है। मेटा एज कम्पेयर टू मेटा एंड पैरा, बॉइलिंग पॉइंट्स देख सकते हो चिलेशन की वजह से। उसके अलावा अगर आपको नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स या पी डी पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के इक्वल, लोन पेयर हाफ वैलेंस माइनस कोवेलेंट बॉन्ड के इक्वल, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और नंबर ऑफ पी पाई हो जाएंगे अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स जो रह गए हैं, और पी पाई डी पाई जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे जहां पाई बॉन्ड्स आर मोर देन द नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स। पी पाई डी पाई बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड जब पाई बॉन्ड्स जो बन रहे हैं वो नंबर ज़्यादा है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड आएंगे। उसके अलावा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर रहेगी, उसके बाद HO, उसके बाद HN, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये ऑर्डर है। ये आप इनकी वैल्यूज भी देख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की या बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब अगर कोई बॉन्ड बन रहा है ना तो समझ लीजिए कि वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल जब भी फॉर्म होगा, कोई बॉन्ड जब भी फॉर्म होगा जब मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा होगा, स्टेबल होने के लिए उसे एनर्जी रिलीज करना जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग रहेगा HF में एंड परसिस्ट इवन इन वेपर स्टेट, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैसियस HF जो रहेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड वो लार्जली पॉलीमराइज्ड हो जाता है इनटू द मॉलिक्यूलर स्पीसीज लाइक H2F2 H3F3 H4F4 एंड सो ऑन। तो अभी मुझे आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे नीट के PYQs। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नीट के PYQs। आई होप आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन और मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा अलग होगा, बस हमें कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ आपको एलिमेंट्स A, B एंड C का। आंसर दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्फ़िगरेशन। ABC दे रखा है, A दे रखा है आपको फुली फिल्ड है, एक तरह से नियॉन मैं इसको कह सकता हूँ, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये किसका हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 13। 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 13 नहीं सॉरी 15, किसका होता है 15, नाइट्रोजन 3s2 3p3। और C किसका हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, कोई हेलोजन है, कौन सा हेलोजन वो आप आइडिया लगा सकते हैं। 3s2 3p5 किसका होना चाहिए, क्लोरीन का, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन नहीं, ये क्या होगा आपका, नाइट्रोजन की फैमिली में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, उस फैमिली में नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3 और इसका होगा 3s2 3p3, ठीक है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। कह रहा है स्टेबल फॉर्म ऑफ ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला ए। ए की स्टेबल फॉर्म
ये तो एक नोबल गैस है ना, फुली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब क्या है, बॉन्डिंग करेगा किसी से, ना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो किस फॉर्म में मिलेगा, हीलियम किस फॉर्म में मिलता है, He की फॉर्म में, नियॉन Ne की फॉर्म में, जिनॉन Hcl फॉर्म में। तो किस फॉर्म में मिलेगा ये, वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ऑप्शन है। क्या हमें मुश्किल लगा, नहीं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। वेरी गुड, हमें ए मिलेगा ए की फॉर्म में। तो गिवन कॉन्फ़िगरेशन ये शो करता है कि ये नोबल गैस है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इट विल बी द स्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप से आपको दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें कहा गया है, उसमें आपसे कहा गया है ए बी सी में कि 1s2 2s2 2p6, ये तो नोबल गैस का हो गया, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। आपसे कहा गया स्टेबल फॉर्म ऑफ सी बता दीजिए। सी का मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो ये सी और सी आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, C2। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है एवरीवन, सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टाइम सेविंग टेक्निक हमें यूज करते हुए क्वेश्चन सेंटर्ड अप्रोच, प्रॉब्लम बेस्ड हमें बताना है। तो C2 मॉलिक्यूल हो गया, याद रखनी है सारी चीजें, सिंपल हो, जैसे Cl2 हो गया, Br2 हो गया, एटसेट्रा। सॉल्यूशन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सी ये बता रहा है कि ये क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन की स्टेबल फॉर्म क्या है, Cl2, क्योंकि वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई, इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया ऑक्टेट, इसका कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, बन गया Cl2। ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है ए बी सी। तो इसमें क्या कहा है, बी और सी, बी को 3 इलेक्ट्रॉन, बी की वैलेंस शेल में यहाँ देखेंगे 3p3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इधर एक की जरूरत है, तो इसका मतलब या तो ये 3 ले लेगा, ये 3 दे देगा, तो ये क्या करेगा, बी और सी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और BC3 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, BC3, बी के साथ 3 सी जुड़ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो कर रहा है कि बी फॉस्फोरस है और सी क्लोरीन है, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स आ गया PCl3 टाइप का, मतलब BC3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये आपको बताया कि जैसे जैसे हेलोजन्स में सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में तो हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मैं नीचे की तरफ चलूँ, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप देखेंगे ये 2s2 2p5, फिर नेक्स्ट पीरियड में चले गए, फिर नेक्स्ट, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होना चाहिए, क्लियरली विजिबल हो गया, ऑप्शन ए। सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप सभी रिप्लाई करते रहिए, ऑप्शन ए 2s2 2p5, सबसे कम कौन सा होगा, जो लास्ट में होगा। सॉल्यूशन से समझिए, 2s2 2p5 इन सभी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वैसे ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। बाकी जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के लिए दे रखे हैं वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज आर दोज विच हैव द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। इन सभी स्पीसीज में हमें आइसोस्ट्रक्चरल पेयर आइडेंटिफाई करना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, NF3 और BF3। अब कैसे करना है क्वेश्चन, आपको दे दिया NF3 और BF3, मैं एक पेयर के लिए करके बताता हूँ, बाकी के लिए आप कर सकते हैं। हमें वो टाइप याद होने चाहिए अब, जो मैंने वेस्पर थ्योरी के लिए आपको बताए थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के लिए। आ गया ना क्वेश्चन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, मतलब इसका 1s2 2s2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप सभी को टिप्स पे होना चाहिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होना चाहिए। कैसे करेंगे, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3, और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका हो गया 2s2 2p3, इस तरीके से। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि हमें मतलब ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, हमें सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का याद होना चाहिए। इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में हम पीरियोडिक टेबल को अच्छे से एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, प्लस देखने इससे मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, अगर ये आता है तो काउंट नहीं करना है, ये आता है तो काउंट नहीं करना है, फिर से रिप्रेजेंट कर बता देता हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन आता है तो काउंट नहीं करना है, अगर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो वो तो अलग बात है, बट अगर साइड एटम की तरह काम कर रहा है, सराउंडेड एटम की तरह, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये भी काउंट नहीं करना है। अब नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो 5 तो हो गए सेंट्रल एटम के, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 3, माइनस कोई चार्ज है इस पे नहीं, कोई कटायन है तो
माइनस करना है, अनायन है तो प्लस करना है, तो कोई अनायन भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। कितना नंबर आया है 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 4। ये हमारे जो वैल्यू आती है ये आती है टोटल पेयर्स। क्या आते हैं ये टोटल पेयर्स कितने आ गए 4, जिनमें से बॉन्ड हमें दिख रहे हैं 3 फ्लोरीन एटम, तो कितने बॉन्ड बन रहे होंगे 3। तो टोटल पेयर में से 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, ये तो आगे बॉन्ड पेयर। और टोटल पेयर में होगा कौन कौन, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, तो लॉन पेयर कितने आ जाएंगे, टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कितने आ गए 1 आ गया। अब टाइप पता लग गया, अगर सेंट्रल एटम ए है तो बॉन्ड पेयर कितने 3 मतलब AB3 और लॉन पेयर कितने 1, तो ई कितना हो गया 1। अगर टोटल पेयर के अकॉर्डिंग देखो तो AB4 बनना चाहिए, AB4 का डेरिवेटिव है डिराइव्ड किया गया AB3E। इसका मतलब ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो गई और जो शेप होगी वो अलग होगी, वो क्या होगी वैसे ट्राइगोनल, बताइए कौन सी, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसे, एन एक लॉन पेयर एफ एफ और एफ, ये हो गई ना ट्राइगोनल पिरामिडल। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ज्योमेट्री तो इसकी क्या है टेट्राहेड्रल। बट वहीं पर अगर आप इसी तरीके से BF3 में कैलकुलेशन करेंगे तो BF3 ग्रुप 13 का वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करते हैं जरा BF3 के लिए भी यहाँ पर कर देते हैं। ये देखिए BF3 के लिए हमें क्या करना है, टोटल पेयर का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम कितने 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, कोई कटायन नहीं कोई एनायन नहीं, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। कितना आ गया 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3। तो टोटल पेयर 3 है, जिनमें से बॉन्ड पेयर 3 हो गए, तो 3 - 3 0 लॉन पेयर हो गए, मतलब टाइप आ गया AB3 सिमेट्रिकल टाइप के, इसमें रिपल्शंस होंगे सारे। AB3 टाइप किसका है, ट्राइगोनल प्लेनर TP का। मतलब BF3 की शेप कैसी हो गई, इस तरीके से। सेम आप इसी नंबर की हेल्प से जो टोटल पेयर हमने निकाले, इसी को हम अगर स्टेरिक नंबर बोलते हैं तो इसी नंबर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसी नंबर की हेल्प से। ठीक है, 4 नंबर जो हमारा आया है, बट नंबर तो 4 आएगा बट टोटल पेयर की फॉर्म में ना निकाल के हम उसे कैसे निकाल लेंगे, हम उसे सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से निकालेंगे। कैसे, जैसे हमें ये ज्योमेट्री और शेप पता लग गई तो हम काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड, और अगर कोई लॉन पेयर है तो वो भी देखेंगे। जैसे मैं अगर NF3 की शेप भी बना दूं जो मैंने यहाँ बना रखी है, तो आप देखेंगे सिग्मा 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 और एक लॉन पेयर, मतलब 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर, टोटल 4 आ गए। लॉन पेयर किसी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। 4 नंबर आया, 4 नंबर में पहला S को दे दो और बाकी जो बचे वो P को दे दो, फिर भी बच जाता है तो D की तरफ जाना है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी sp3। इसमें 3 नंबर आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 हो गया। तो इन दोनों की तो अलग अलग है, उन्होंने कहा सेम शेप और हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। इस तरीके से जब आप इस वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और डेफिनेटली मुझे कुछ ऑप्शंस मिले हैं जो कि ऑप्शन बी है। देख लेते हैं क्या आंसर होगा। एक बार बी ऑप्शन भी मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूं। देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है BF4 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। BF4 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव दोनों की टेट्राहेड्रल शेप जो है एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे वो देख लीजिए। बोरोन की वैलेंस यहाँ पे BF4 नेगेटिव कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ NH4 पॉजिटिव। BF4 बोरोन के वैलेंस शेल में टोटल पेयर निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन 3, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, एक अनायन है मतलब एक प्लस करना है, अगर कटायन होता तो माइनस, डिवाइडेड बाय 2, 4 और 3 7 और 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4, 4 पेयर आए टोटल। यहाँ से ये पता लग गया टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, टोटल 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ये रहे 4 मोनोवेलेंट एटम है, और लॉन पेयर कितने हो गए 0। इसका मतलब जो टाइप आ गया वो कैसा आ गया AB4, मतलब B F F F और F, इस टाइप का नेगेटिव ऐसे शो कर सकते हैं आप ऊपर की तरफ। ये आपका टेट्राहेड्रल टाइप क्या आ गई, इस तरीके से ये F है, ठीक है F। वहीं पर अगर आप NH4 पॉजिटिव देखें, अच्छा टेट्राहेड्रल जैसे ही पता लगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे sp3 होगी। क्या होगी sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड आपको क्लियरली दिख ही रहे हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अगर आप NH4 पॉजिटिव भी देखें तो कितने 5 + 4 - 1, क्योंकि एक कटायन है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 5 और 4 9 और 1 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 4। आई होप अब आगे तो कर ही सकते।
ठीक है, ईज़ी एकदम। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन इसकी और इसकी बतानी है। तो पहले आपको शेप पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव की तो अभी देखी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए और डी इनकरेक्ट हो गया। और सी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब आप NO3 नेगेटिव का सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो इसमें sp2 आ जाएगा और इसमें sp आ जाएगी। सेम प्रोसीजर फॉलो करना जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी NO2 पॉजिटिव की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन की, और यहाँ पर sp3 हो जाएगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो वो मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। NO2 पॉजिटिव के लिए वही हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 5 प्लस 0, मोनोवैलेंट कोई है ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, वो डाईवैलेंट है, प्लस 0 क्योंकि इसमें कोई बताइए अनायनिक चार्ज तो नहीं है जो प्लस करना होगा, कटायनिक है 1 तो माइनस कर दिया। तो 5 में से गए 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 2। 2 के लिए एक नंबर S को दे दिया, बाकी दूसरा P को दे दिया, SP हो गया। ये स्टेरिक नंबर इसको हम बोल देते हैं। NO3 नेगेटिव के लिए किया तो आपको ज्योमेट्री शेप ये सारी चीजें नहीं देखनी। अगर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाना है तो ज्योमेट्री शेप तक नहीं जाना। अगर आगे कुछ देखना है तो ज्योमेट्री शेप पर जाना है। ज्योमेट्री शेप अगर दे रखी है तो आप सिग्मा और लॉन पेयर देख के बता सकते हैं, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेम NO3 नेगेटिव के लिए क्या, तो कितना आ जाता है ये नंबर 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब NH4 पॉजिटिव के लिए किया तो ये नंबर आ जाता है कितना 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, अभी अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स को करना है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मेनी कंपाउंड्स। H2 में बनता है, HF में बनता है, NH3 में बनता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड्स डिपेंड ऑन टू एन एक्सटेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब स्ट्रेंथ और नंबर, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगी, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगी उसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसका मतलब उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, आप देखेंगे HF फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर H2O में पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। HF में 1 है और NH3 में 3 है। बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो गई। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो H2O का रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा HF, और फिर क्या रहेगा NH3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डेफिनेटली ऑप्शन बी। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर आएगा HF और फिर आएगा NH3। ये आपको ध्यान रखना है। H2O में जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो 2 हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक है, बट नाइट्रोजन की काफ़ी कम हो गई। सॉल्यूशन से समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहेगी वो रहेगी HF, H2 और NH3। बट अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखें, ईच H2 मॉलिक्यूल इज लिंक्ड टू 4 अदर H2O मॉलिक्यूल्स थ्रू। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो सिंपल HF की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर H2O और फिर NH3 ये होना चाहिए था, क्योंकि जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो यही है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बट हमें देखना बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 2 मॉलिक्यूल। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जब हम उस सॉल्यूशन को बॉईल करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो फोर्सेस हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब क्या होगा, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट होंगे मतलब वो वेपर फॉर्म में बहुत देरी से जाएंगे। तो H2 मॉलिक्यूल लिंक करता है 4 अदर H2 मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जबकि HF मॉलिक्यूल लिंक करता है सिर्फ और सिर्फ 2 HF मॉलिक्यूल से। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, सबसे ज़्यादा H2O 4 से लिंक कर रहा है और HF 2 से लिंक कर रहा है, और सबसे कम किसका हो जाएगा NH3 का। स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर दोनों में डिफरेंस है। तो अगर स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो ये ऑर्डर होगा HF सबसे ज़्यादा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है तो ये ऑर्डर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप ये समझ गए होंगे स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क है, और आपको देखना है बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों की हेल्प से।
अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। तो क्या हमें इसकी ज्योमेट्री शेप बताने की जरूरत है? नहीं, सीधा हम टोटल पेयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर हमारे पास आ जाएंगे। कैसे? 5 और मोनोवेलेंट कोई नहीं है, एक अनायन है तो +1, कोई कटायन नहीं, डिवाइडेड बाय 2 किया। 5 + 1 कितना आ गया? 6, डिवाइडेड बाय 2 कितना? 6 डिवाइड बाय 2 कितना? 3। अब जब हम इसका देखेंगे तो इसमें क्या है, एक लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? NO3 नेगेटिव का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे इसमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो क्या आता है? ऑप्शन बी आप सभी ने बोला है, बट करेक्ट आंसर डी होगा, 4 और 0। मैं बताता हूं कैसे। जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा NO3 नेगेटिव आयन का, तो वो हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स मतलब शेयर्ड पेयर आते हैं इसमें 4 और लॉन पेयर्स आते हैं 0। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये आपका जो पॉजिटिव अगर यहाँ से हटा देते हैं, नेगेटिव हटा देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। एक ये रहा, एक ये रहा, 2, एक ये 3 और एक 4 बॉन्ड पेयर। क्या कोई लॉन पेयर है? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर यूज कर लिया है। नाइट्रोजन ने क्या कर लिया? अपना लॉन पेयर यूज कर लिया। तो इस चीज का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच मॉलिक्यूल आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको यूज करनी है MOT की थ्योरी। आपको किसी एक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए, बाकी सब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन शो करता हूं। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, O2 2 नेगेटिव। पहले आप N2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में आ रहा है सिग्मा 2pZ1, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर आप देखेंगे O2, लास्ट में क्या आ रहा है? पाई 2p/2 और कहीं भी अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है, सारे डबली ऑक्यूपाइड है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं इसके बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। O2 2 नेगेटिव का देखें तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2, कोई अनपेयर्ड नहीं है। बट वहीं पर अगर आप B2 का देखें तो लास्ट में आ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन B2 में। उसने कहा है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता वो आया हमारा O2 2 नेगेटिव। अगर हमें O2 मॉलिक्यूल के बारे में पता है कि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम O2 के बाद O2 2 नेगेटिव और इन सभी का आइडिया लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। तो ये ध्यान रखना, अगर O2 के पास 2 अनपेयर्ड हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और अगर वहां पर जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं O2 को पाई 2px1 पाई 2py1, अगर 2 और इलेक्ट्रॉन आते तो एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना। करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो इन सभी के लिए आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं? ज्योमेट्री और उनके शेप, जो बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे। मतलब अगर आपको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि किसमें किसका कौन सा टाइप है, कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है, तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ऑप्शन सी। आप प्रिडिक्ट करके देखेंगे, मैं आपको करवाता हूँ। देखिए सॉल्यूशन से समझिए, जब हम XeF4 देखेंगे तो जिनॉन के फ्लोराइड है, इसका देखेंगे आप स्क्वायर प्लेनर आएगा। स्क्वायर प्लेनर का मतलब हो गया Xe के दोनों तरफ, चारों तरफ ये हो गया प्लेन में फ्लोरीन, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। ठीक है, ये होता है स्क्वायर प्लेनर शेप। तो चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेंगी। अगर आप BF4 नेगेटिव देखेंगे, हमने देखा भी था एक क्वेश्चन में, टेट्राहेड्रल, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल। अगर आप C2H4 देखेंगे तो C डबल बॉन्ड C और ये होता है C2H4 इथ प्लस इन इथीन। तो CH बॉन्ड और C डबल बॉन्ड C ये इक्वल नहीं है। एक डबल बॉन्ड है और वो भी कार्बन कार्बन के बीच में, एक सिंगल बॉन्ड है वो भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ये आपका स्ट्रक्चर है। उसके अलावा SiF4 जब आप देखेंगे तो इसका टेट्राहेड्रल आएगा जिसमें भी सारे बॉन्ड्स इक्वल होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है जिसमें इक्वल नहीं है? C2H4। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर को?
करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आपको बताना है। ऑप्शन ए। अब आपको क्या पता रहना चाहिए, मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और कितने ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है 16 और यहाँ पर कितने 16 और एक गेन कर लिया तो 17, यहाँ पे कितने 16 एक लूज कर दिया तो 15। आपको याद रखना है 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 3, डाई एटॉमिक स्पीसीज के लिए बता रहा हूँ। अब चाहे आप एक कम करें नंबर या एक ज्यादा करें, 15 पे गए तो भी ढाई हो जाएगा और 13 पे गए तो भी हाफ बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अगर आप 16 पे गए तो और हाफ कम कर दो मतलब 2, अगर आप 12 पे गए तो और हाफ कम कर दो मतलब 2, ध्यान रखना। आप 17 पे गए तो कितना हो जाएगा 1.5, सिमिलरली आप 11 पे जाएंगे तो 1. तो आप देखेंगे 17 वाले का कितना हो जाएगा, क्लियरली बताइए। O2 नेगेटिव 17, 16 और 15, 15 वाले का कितना 2.5, 16 वाले का कितना 2 और इसका कितना 1.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है 15, O2 पॉजिटिव का। O2 पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर। उसके बाद किसका 2 मतलब O2, उसके बाद O2 नेगेटिव। करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर भी आप देख सकते हैं या फिर दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, हाफ NB माइनस NA। अब कैसे करेंगे, NB माइनस NA कभी करना पड़ जाए 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10। 10 क्या है यहाँ पर बॉन्डिंग वाले। अब स्टार वाले देखते हैं, 2, 4, 5, 6। 6 क्या है स्टार वाले मतलब एंटी बॉन्डिंग। 10 माइनस 6 4 डिवाइडेड बाई 2 2। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 का आता है 2। सेम बॉन्ड ऑर्डर हम O2 पॉजिटिव का देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px2 पाई 2py2 इक्वल देन पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py0। तो O2 पैरामैग्नेटिक है, ध्यान रखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने 2। इसका निकाला तो 2.5 आ गया। फिर हम किसका कैलकुलेट करेंगे, O2 नेगेटिव का, और वो कितना आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया एंटी बॉन्डिंग में तो 1.5। ये चीज ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। तो करेक्ट ऑर्डर जो आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का वो आ जाएगा O2 नेगेटिव देन O2 देन O2 पॉजिटिव। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए बी सी डी। पहला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर है आपका बी पैरा नाइट्रोफिनॉल, सी है मेटा नाइट्रोफिनॉल और डी है HF। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगी, विद इन अ मॉलिक्यूल। अगर विद इन अ मॉलिक्यूल वाली आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है तो कैसे देखेंगे, विद इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर है, उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन रहना चाहिए, उसी में ऑक्सीजन, बट ये तो तीनों में है, ऑप्शन ए बी सी में, फोर्थ में तो नहीं है, तो ये तो हट गया। बट जो अप्रोच होगी वो यही पॉसिबल हो सकती है, चिलेशन यही पॉसिबल होगा। थोड़ा सा मेटा में हो जाएगा, पैरा में इंटर वाली हो जाएगी, पैरा वाली में कौन सी होगी, इंटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डेफिनेटली ऑप्शन ए। ये 2024 में क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझिए। सभी रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सॉल्यूशन देख लीजिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिस वजह से स्टीम वॉलेटाइल होता है। पैरा नाइट्रो और मेटा नाइट्रोफिनॉल या HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, वेस्पर से क्वेश्चन आया है। मैं कह रहा हूँ बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इनसे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर दीजिए। शेप और ज्योमेट्री NS3 हमने अभी तो देखी थी, आप टोटल पेयर वाले फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो क्या आएगा, डेफिनेटली NH3 की पिरामिडल टाइप की शेप देखी थी हमने, कौन सा पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ए का कौन सा मैच कर गया 1, ए का मैच सिर्फ एक में ही है। अगर हमें सिर्फ करेक्ट आंसर देखना है तो हम इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर भी बाकी देख लेते हैं, बी BRF5। जब BRF5 आप देखेंगे, देखो हेलोजन है, मैं करके बताता हूँ। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट 5, कोई कटायन नहीं कोई अनायन नहीं, कितना नंबर आया 6। मतलब ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी।
बट शेप क्या होगी, शेप डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड है और लॉन पेयर 1 है। तो इसका मतलब AB5E वाला टाइप है ये। AB5E किससे मैच कर रहा है, स्क्वायर पिरामिडल से, तो बी का 4th हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सी का XGF4 क्या हो जाएगा, सी का 2 और D SF6 है तो ऑक्टाहेड्रल। इन तरीकों से आप इनको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। देख लेते हैं सॉल्यूशन। जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आया है वो आप सभी ऑप्शंस के लिए समझ लीजिए। जो ऑप्शन ए है A1, B4, C2 और D3। NH3 में एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है। AB3E टाइप हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। BRF5, AB5E टाइप हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ स्क्वायर पिरामिडल शेप। XGF4 में स्क्वायर प्लेनर शेप, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ AB4E2 टाइप हो गया। और SF6 में कोई लॉन पेयर नहीं है, 6 बॉन्ड पेयर है, AB6 टाइप हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है, समझिए ध्यान से। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। हमने ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा, 3 तो वो यहाँ ड्रॉ हमने नहीं करे थे, 2 ड्रॉ करे थे, राइट। इस टाइप का स्ट्रक्चर था ये ओजोन। ये डबल बॉन्ड जब इधर चला जाता है तो क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, ये डबल बॉन्ड O और ये सिंगल। इस तरीके से BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, जबकि BF3 की तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। जो भी सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनकी जीरो डायपोल मोमेंट होती है। तो ना ए करेक्ट है ना बी करेक्ट है। डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। मैंने कहा था ना यहाँ से क्वेश्चन आया है NF3 NH3 वाला, आ गया वही क्वेश्चन। NF3 की ज्यादा होगी NH3 से, वो आपको पता ही है क्या होता है। जो NH3 है उसकी ज्यादा होती है NF3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NF3 के केस में कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो डायपोल मोमेंट NF3 की तो नहीं होगी, तो बचा ऑप्शन डी, यही करेक्ट होगा। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करी जा सकती हैं CO3 2 नेगेटिव के लिए, बिल्कुल। C डबल बॉन्ड O O, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा। पहली फॉर्म ड्रॉ हो जाएगी CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया ड्रॉ। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर ये इधर गया ये इधर चला गया तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इस तरीके से तीनों के साथ एक एक बार डबल बॉन्ड पॉसिबल हो जाएगा। तो एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सी यहाँ पर क्या रहेगा O नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कि 3 कैनोनिकल फॉर्म्स पॉसिबल हैं। जैसे ओजोन में सिर्फ 2 ही पॉसिबल हैं। कैनोनिकल और रेजोनेंस एक ही मतलब है। BF3 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जीरो डायपोल मोमेंट है, मैंने आपको बता दिया। NF3 NH3 वाला केस भी मैंने आपको बताया, उसके अलावा कार्बोनेट वाला भी बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। अमंगेस्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं है। अब नाइट्रोजन है 5 तो इसके पास है और 3 हाइड्रोजन से आ जाएंगे, 8 हो गए। एल एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का है, ध्यान रखिए, ग्रुप 13। ग्रुप 13 में कौन कौन आता है, ये अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ एक्चुअली, बट आपको ये माइंड में रहना चाहिए। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एटसेट्रा। अब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम जो भी हो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाला होता है NH2 NP1, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर भी मैं एटॉमिक नंबर 13 के साथ आपको बता देता हूँ, इसका होता है 3s2 3p1। तो इसके पास 3 वैलेंस प्लस 3 यहाँ क्लोरीन से आ जाएंगे तो कितना है 6। BeCl2 में बेरिलियम के पास कितने, भाई बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कहाँ से आए यहाँ से, तो कितने आ गए 4। CCl4 में 4 हैं और 4 आगे क्लोरीन से 8। PCl5 में 5 प्रेजेंट है और 5 क्लोरीन से आगे कितने हो गए 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं भाई, कि एक के पास है 8, तो कितना नंबर आ गया, क्लियरली आप देख सकते हैं। क्या आया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। एक तो NH3 में 8 है और एक CCl4 में, 2 में 8 है और 3 में 8 नहीं है। सॉल्यूशन से समझ लीजिए, NH3 में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी शेप भी देख सकते हैं, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 बॉन्ड, 6 और 1 लॉन पेयर 8।
1 2 3 बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड 10, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2। मैंने यहाँ पर आपको सभी का बॉन्ड ऑर्डर बताया था, B2 C2 N2 O2 F2। मैंने कहा था O2 F2 के केस में sp मिक्सिंग और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से किसके ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो सिग्मा है वो नीचे आ जाता है, बट B2 C2 N2 इनके केस में ऐसा नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, सिग्मा सिग्मा वाले क्या कर देने, जहाँ सिग्मा नीचे एलिमिनेट, बचा ऑप्शन ए और डी, मैच कर लेना। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ठीक है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s यहाँ तक ठीक है। फिर पाई 2px पाई 2py, अगर जेड एज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा 2p है, देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py इक्वल देन सिग्मा स्टार 2pz। ए बिल्कुल ठीक आ रहा है। फिर इसमें क्या गलती है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पाई है और सिग्मा आया ही नहीं, फिर पाई स्टार आ गया, समझ रहे हो, तो ऑप्शन डी गलत हो। करेक्ट है एवरीवन। सोनू आपको जो डाउट है आप चैट बॉक्स में पुट कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ गया। इस सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से हमने देख लिया। बाकी B2 C2 N2 का कुछ इस तरीके से ही होता है कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन। सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन किस केस में होंगे, IF5 SF4 XeF2 ClF3। तो जहां ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो आप सबकी ज्योमेट्री और शेप निकाल के देखेंगे। अब लोन पेयर जहां पास भी होंगे वो भी हमें देखना है कि किस केस में लोन पेयर ज्यादा पास है, एंगल उनका कम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जब आप देखेंगे तो XeF2, क्योंकि आप देखेंगे 1 2 3 ये तीनों प्रेजेंट होंगे कहाँ, क्योंकि इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, XeF2 की ट्राइगोनल, जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप होगी टी शेप। तो ड्यू टू 3 लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा इसमें होंगे, बाकी सब में नहीं होंगे। IF5 में क्या होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट है सिर्फ। SF4 में एक लोन पेयर है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है दोनों की, IF5 और SF4 की। ClF3 दो लोन पेयर, तो सबसे ज्यादा किसमें, XeF2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है विच अमंगेस्ट फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल C2 मॉलिक्यूल जब आप देखेंगे तो उसमें 2 पाई बॉन्ड आते हैं इस तरीके से, इन इट्स 2 डिजेनरेट बाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट। H2 पॉजिटिव आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, मॉलिक्यूलर वाला बताऊं तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिंपल, और H2 पॉजिटिव का हो गया सिग्मा 1s1। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक, बी भी ठीक। O2 पॉजिटिव आयन हैज डायमैग्नेटिक। जब हमने O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब O2 पॉजिटिव के केस में एक रह जाएगा तो डायमैग्नेटिक तो नहीं होगा, तो इसका मतलब करेक्ट यही है, डायमैग्नेटिक ये नहीं है। O2 पॉजिटिव आयन हैज डायमैग्नेटिक नेचर, नहीं ये पैरामैग्नेटिक है। और बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 पॉजिटिव O2 एंड O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव आर 2.5 2 1.5 एंड 1। O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है 2 होता है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, 8 दूनी 16, 16 पे कितना है 2, 15 पे कितना हो गया 2.5, यहाँ कितने हैं 8 दूनी 16 और एक 17, 17 पे कितना हो गया 1.5। मैंने आपको बताया ना 14 पे होता है 3, 15 पे कितना होता है 2.5, 16 पे कितना होता है 2, 17 पे कितना होता है 1.5, यही याद रखना है। और यहाँ कितना हो जाएगा O2 2 नेगेटिव, 16 और 2 18, 18 पे कितना हो गया 1। तो जब आप एक ऊपर या एक नीचे जाए 14 से तो बॉन्ड ऑर्डर को हाफ इंक्रीज और डिक्रीज करें, तो इसका 2.5 हो गया, इसका 2 हो गया, 1.5 और 1 आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आएगा। सॉरी, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, ऑप्शन सी, मतलब O2 पॉजिटिव आयन जो होगा वो डायमैग्नेटिक नहीं है, वो मैंने बताया पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल है, वहाँ 2 अनपेड है और O2 पॉजिटिव में एक रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस करें वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम आज के सेशन को एंड करेंगे। BF3 प्लेनर है, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम हमें बताना है। तो BF3 के अराउंड
हाइब्रिडाइजेशन उसी अकॉर्डिंग आप स्टेरिक नंबर देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बता रखा है और इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इसके बता सकते हैं। तो डेफिनेटली इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब आप कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूले से sp3 आएगी और इसके अराउंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6। देखने से पता लग रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको टाइम सेव करना है, जिनमें जिनमें आपको टाइम ही नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 नॉट sp3, क्योंकि 3 बॉन्ड बनेंगे, राइट, बी एफ एफ और एफ, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 नहीं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, स्टेरिक नंबर 3 आएगा, ध्यान रखना, एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे, 6 है। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट के थ्रू बता दिए थे। क्वेश्चंस की रेलेवेंसी हमने देखी, सभी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे हैं और ईजी हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।